नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा राजस्थान। प्रिय छात्रों, हम आज व्यवहारवादी उपागम या बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, व्यवहारवादी उपागम हमारे समक्ष 1945 के बाद अस्तित्व में आता है। अब 1945 के पहले की परिस्थितियाँ क्या थी, 1945 से लगाकर 1970 तक की परिस्थितियाँ क्या थी और 1970 से लगाकर अभी तक वर्तमान की परिस्थितियाँ क्या है। व्यवहारवाद को समझने के लिए इन तीनों परिस्थितियों को हमें समझना होगा। देखिए, 1945 से पहले अगर 2500 साल तक के इतिहास को हम देखें तो हम उसमें ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर राज्य, इससे संबंधित संस्थाएं और सरकार का जो अध्ययन होता था उसका एक ही तरीका था, वो था नॉर्मेटिव मेथड, या जिसे हम मानकात्मक सिद्धांत कहते हैं। आज के समय में एम्पिरिकल जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, यानी अनुभवात्मक जो सिद्धांत है, उसके आधार पर हमारे सारे रिसर्च होते हैं। तो देखिए, 1945 के पहले की अगर हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि यूनान में प्लेटो अरस्तु से शुरू होकर 1945 तक का जो ये जो फेज़ है, ये जो समय काल है, ये परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण के नाम से जाना पहचाना जाता है। देखिए, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में जो अध्ययन का जो विशेष क्षेत्र था वो राज्य था, सरकार थी और इससे संबंधित संस्थाएं थी। यानी देखिए, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में जो अध्ययन का जो विशेष क्षेत्र था बहुत संकुचित था। उसमें केवल शासन संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन होता था, और वो जो औपचारिक अध्ययन था, उस औपचारिक अध्ययन में भी जो हमारी जो अध्ययन पद्धतियाँ थी, वो अध्ययन पद्धतियाँ हमारी दार्शनिक अध्ययन पद्धति थी, हमारी तार्किक थी, हमारी अध्ययन पद्धति वर्णनात्मक थी, हमारी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक थी। यानी देखिए, 1945 के पहले जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में जिसका दायरा बहुत संकुचित था, उसका अध्ययन करने का हमारा तरीका बिल्कुल अलग था। हमारा विशेष क्षेत्र बहुत संकुचित था, हमारी अध्ययन पद्धतियाँ इतनी परिष्कृत नहीं थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर हम इसकी शुरुआत को हम देखें तो जब हम प्लेटो अरस्तु से चल के आते हैं तो प्लेटो ने जैसे अपना आदर्श राज्य बताया, और वो सद जीवन का, गुड लाइफ का एक श्रेष्ठतम उदाहरण था। उसके बाद अरस्तु का जो दर्शन था वो पूर्ण रूप से बुद्धिवादी दर्शन था, यानी प्लेटो के दर्शन में और अरस्तु के जो विचार हैं उसमें अंतर आया। उसके बाद हम अगर इसके विकास को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि यूनान से शुरू होकर जब हम मध्य युग में आते हैं और मध्य युग से जब हम आधुनिक युग में यानी 1945 के पहले की स्थिति में आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ऐसे देखने को नहीं मिलता है। जैसे मध्य युग में अगर हम रोमन विचारक सिसरो की बात करते हैं, अगर हम सेंट अगस्टाइन की बात करते हैं, तो सेंट अगस्टाइन ने एक ईश्वरीय साम्राज्य की कल्पना की। यानी उन्होंने ये कहा कि जो हमारा जो भौतिक जो राज्य है, इस भौतिक राज्य से भी ऊपर एक सुपर पावर है, और उसको उन्होंने चर्च के रूप में प्रस्तुत किया। यानी देखिए, राज्य के संदर्भ में या इससे संबंधित जो भी विषय वस्तु है, उसमें जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन में हमारा एक विशेष दृष्टिकोण है, हमारा एक विशेष विचार है। ठीक है ना। इसके बाद जब हम आज की स्थिति में आते हैं तो मॉन्टेस्क्यू को देखते हैं, हम बोसांके को देखते हैं, हम और 1880 और इसके बाद हम लॉर्ड ब्राइस को देखते हैं, हम ब्रैजहॉट को देखते हैं, और आते आते जब हम व्यवहारवाद के पूर्व के जब इन सारे विचारों को, इन सारे विचारकों को और इनकी अध्ययन पद्धतियों को और इनके विशेष क्षेत्र को, इन सब को अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें जो मूल बात है, वो मूल बात है कि हमारा जो दृष्टिकोण था वो मानकात्मक था, वो नॉर्मेटिव था। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम इस संपूर्ण राज्य को देखते हैं, इनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं, इनसे संबंधित संस्थाओं को देखते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण, हमारे जो विचार जो थे, जो रिसर्च जो करते थे, उनका आधार जो है हमारी जो अध्ययन पद्धतियाँ थी, उन अध्ययन पद्धतियों के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे हमारी एक अध्ययन पद्धति थी ऐतिहासिक, हमारी अध्ययन पद्धति थी वर्णनात्मक, हमारी अध्ययन पद्धति थी आगमनात्मक, हमारी अध्ययन पद्धति थी वर्णनात्मक और कानूनी पद्धति थी। यानी हमारा जो अध्ययन का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था।
जो विचारक थे, उन विचारकों के जो खुद के विचार थे, स्वयं के विचार, और उनकी जो समझ थी या उनकी जो कल्पना थी या उनकी जो तार्किक शक्ति थी, उनके आधार पर वो अपने निष्कर्ष निकालते थे। रिजल्ट जो भी है वो उनके उस कैपेसिटी या वो जो उनकी जो शक्ति थी, जिस आधार पर वो जो विचार करते थे, वो एक तरह से हम ये कहेंगे कि वो कल्पनात्मक थी। यानी अगर हम इस बात को समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा आधुनिक दृष्टिकोण से हम अगर तुलना करते हैं, तो आधुनिक दृष्टिकोण में हमने हमारे विषय को विज्ञान बनाने का प्रयास किया, और यहाँ पर जो हमारा जो भी रिसर्च है वो अनुभवात्मक है, वो एम्पिरिकल है। तो देखिए, प्राचीन हमारा जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उस परंपरागत दृष्टिकोण में अगर हम देखते हैं तो एक तरह से व्यक्ति जो है कल्पनाएं करता था, अपने तर्क देता था, उसकी जो समझ होती थी उसके आधार पर अपने विचार रखता था। यानी देखिए, प्लेटो का अगर हम आदर्श राज्य देखते हैं, सेंट ऑगस्टाइन का अगर हम चर्च राज्य देखते हैं, सिसरो का अगर हम न्याय शास्त्र देखते हैं, तो इन सब में हमें ये महसूस होगा कि ये जो सारा अध्ययन है, ये सारा अध्ययन केवल और केवल कल्पना पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, व्यक्ति की, विचारक की जो खुद की समझ है उस पर आधारित थे। उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड से कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं था। वो राज्य को महत्वपूर्ण मानते थे, और राज्य का जो एग्जीक्यूशन, राज्य का जो शक्तियों का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सरकार के माध्यम से, वो सरकार को महत्व देते थे। यानी उनका जो अध्ययन का जो क्षेत्र था वो बहुत संकुचित था। अध्ययन की पद्धतियाँ बहुत नॉर्मेटिव थी, अनुभवात्मक नहीं थी। और इसके साथ ही अगर हम इसकी जो परंपरागत दृष्टिकोण की जो अगर हम विशेषताओं का अगर हम जिक्र करें, तो देखिए कि जो भी विचार होता था, जो भी निष्कर्ष निकलता था, उनका आधार जो है कल्पना थे, आदर्श थे। और पद्धतियाँ, हमारी अध्ययन पद्धतियाँ बहुत ऐसी परिष्कृत नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी, और राज्य को हम एक नैतिक दृष्टिकोण से देखा करते थे, उसको आदर्श रूप में हम विचार करते थे, राज्य को हम नैतिक संस्था मानते थे। यानी कुल मिला के देखिए कि अगर हम सार रूप में परंपरागत दृष्टिकोण को अगर हम समझना चाहें, तो मुख्य रूप से इस परंपरागत दृष्टिकोण का जो लक्ष्य था वो आदर्श राज्य था, लेकिन केवल और केवल विचारों का वहाँ महत्व था। जो सामने जो घटनाएं घटित हो रही है, जो तथ्य हैं, जो वैज्ञानिक विधियां हैं, उनका वहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा था। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण है, वो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण जो है बहुत ही संकुचित रहा, उसका क्षेत्र बहुत संकुचित रहा, उसका विशेष क्षेत्र बहुत संकुचित रहा। और उसमें जो अगर हम राज्य, जो मेन जो राज्य था, उस राज्य में केवल राज्य था, उसमें सरकार था, उस सरकार से संबंधित संस्थाएं थी, और उनका जो है एक नैतिक दृष्टिकोण से, एक व्यक्ति के अंतर्मन से, विचारक के अंतर्मन से जो विचार होते थे उनको सामने रखा जाता था। और कुल मिलाकर यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है दर्शन से संबंधित था, इतिहास से संबंधित था, और केवल कानून से संबंधित था, और जो प्रक्रियाएं हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। वो विशेष रूप से व्यवस्था के संस्थात्मक ढांचे तक ही सीमित थे। और ये जो संस्थात्मक ढांचा है वो केवल हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो है वैज्ञानिकता का पुट, यानी जिसके आधार पर हम कोई ऐसा प्रतिमान विकसित कर सके या कोई ऐसा मॉडल विकसित कर सके, ऐसी वहाँ पर कोई विशेष बात हमें देखने को नहीं मिलती है। और यही कारण है कि वहाँ केवल सिद्धांतों पर जोर दिया जाता था, और सिद्धांतों के आधार पर बहुत ज़्यादा वो तथ्यों को महत्व नहीं देते थे। और इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में हम एक इसके इतिहास के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब आधुनिक समय में, जब औद्योगिक क्रांति आती है और जब हमारे सामने परिस्थितियाँ बदलती है, निरंकुश राजतंत्र का जो स्थान है उदार लोकतंत्र की तरफ हम आते हैं, पूंजीवाद हमारे सामने आता है, उसकी जो पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप जो हमारे समाज की जो परिस्थितियाँ हमारे सम्मुख आती है, उन परिस्थितियों का सामना
परंपरागत राजनीति विज्ञान नहीं कर पाता है। वो इस नए बदलते हुए समाज को दिशा नहीं दे पाता है, और इसी दिशा नहीं दे पाने के कारण हमारे सामने प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा महायुद्ध हो जाता है, और जिसके कारण हमने जो राज्य का जो टारगेट या जो राजनीति विज्ञान का जो टारगेट हमने तय किया था, आदर्श राज्य, सभ्य समाज और आदर्श नागरिक, उससे हम कहीं दूर चले जा रहे थे। तो जब ये तमाम तरह की परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है तो हमारे राज वैज्ञानिक ये सोचने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे विषय में ऐसी क्या कमियाँ रह गई, हमारे विषय क्षेत्र में, इसके उद्देश्य में, इसके विज़न में, इसकी पद्धतियों में ऐसी क्या कमी रह गई कि हम इन आने वाली नई समस्याओं का सामना करने में पूर्णतया असफल हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक नया विषय क्षेत्र आता है व्यवहारवाद के रूप में, और व्यवहारवाद के माध्यम से हम इन तमाम परिस्थितियों को ऑब्जर्व करते हैं और इन परिस्थितियों के पीछे के जो कारण है उनको हम खोजने की कोशिश करते हैं, और हमारे विषय को वापस इसकी जो गरिमा, जो इसका जो वैभव जो कम हो गया था, उसको वापस स्थापित करने का हम प्रयास करते हैं। इससे अगली कड़ी में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार जो है परंपरागत दृष्टिकोण से हम आधुनिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद।